ऊपर जो है ना वो वर्कर कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। यहाँ पे बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो रहते हैं, यहाँ पे जो ऑफिस होता है वो होता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके सीधे हाथ के ऊपर एग स्टोरेज होती है, जहाँ जैसे बात है ब्रीडर है या लेयर है जो भी है को, तो फैंस लगे हुए होते हैं। एक एंड पे इसके कूलिंग पैड्स लगे हुए होते हैं। कूलिंग पैड्स यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से शेड पे जा रहे हो, उस हिसाब से कूलिंग पैड्स जो होते हैं ना वो हर खाने की नाली के अंदर फीड डालती हुई जा रही है। देख रहे हो, हर उसके अंदर जो ना फीड भरी हुई है और ये चलते चलते जा रही है। फॉर एग्जांपल शेड की लेंथ अगर 400 फीट है, आपको मेरा करीब नीचे एक बेल्ट होती थी और बेल्ट जो होती है यहाँ से ऑटोमेटिकली जितना भी कचरा है ना वो पूरे केज का, यानी कि 400 फीट का एक केज की लेंथ है अगर, तो तकरीबन ऐसे कितने फ्लोर बन गए, 4 फ्लोर था। क्या चीज़ हो रही थी मेरे हिसाब से ये वीडियो ऑलमोस्ट पॉडकास्ट जैसे ही होने वाली है, तो जिसको भी देखनी है एक दफ़ा टाइम निकाल के अच्छे से फुर्सत से देखे तो चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से उसको गाइडलाइन मिलेगी और चीज़ों को अच्छे तरीके से गाइड होगा। खैर, क्योंकि देखें अपना 1 महीना जो है ना वो मैं पूरा का पूरा आपको अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना ये रूटीन से थोड़ी सी हटके, बल्कि 100% हटकर है। उसका रीज़न सारा ये था कि भाई वीडियो ऐसी थी कि थोड़ी सी तो ना क्वालिटी की बनानी थी जिसमें ऑडियो अच्छा आ जाए और आपको मैं बेहतर तरीके से चीज़ें समझा सकूँ। उसके लिए ऐसे बात है, कंप्यूटर मेरे बिल्कुल साथ ही है, कंप्यूटर के साथ ही बैठा हूँ मैं। अच्छा, उसका रीज़न सारा ये था कि भाई अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले मैंने एक इंटर्नशिप करी थी एक लेयर फार्म के ऊपर, और वहाँ पर तकरीबन 5 लाख के करीब बर्ड्स अवेलेबल थे। मैंने वहाँ पर कुछ व्लॉग्स रिकॉर्ड करे आपके लिए, पर वो मैं यहाँ अपलोड नहीं कर सकता, कहीं और अपलोड करूँगा। कहाँ अपलोड करूँगा रीज़न मैं आपको समझाता हूँ बाद में कुछ देर बाद। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बता सकूँ तो भाई उस फार्म पे तो मैंने व्लॉग्स रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड नहीं कर पाया यूट्यूब के ऊपर, कुछ मसाइल थे, एक अपलोड करके डिलीट कर दिया फ़ौरन से। लेकिन अब प्लान सारा ये है, बल्कि नहीं अपलोड ही नहीं किया था ये इस वाले फार्म को, दूसरे वाले फार्म का किया था जिसमें 1.5 लाख बर्ड है। उस फार्म का एक ब्लॉग अपलोड किया था, पर उसको भी जानबूझ के रिमूव कर दिया कि कोई मसला ना बने। क्योंकि देखें पता है क्या होता है कि जो फार्म्स होते हैं ना इनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शो नहीं कराना चाहते, और जैसे बात है ये इनकी यहाँ बहुत सारी प्राइवेसी ब्रीचेस होती हैं जिस वजह से ये लोग अलाउ नहीं करते कि बाकी को कोई इन्फॉर्मेशन पता लगे या किसी भी रीज़न से हो। मुझे इसकी जैसे बात है अपनी प्राइवेसी होती है, इस पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल एन दी एंड हमें अलाउ नहीं था कि मैं आपको वहाँ की वीडियोस बना के अपलोड करके बताऊँ कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम फेयर कॉपीराइट के ज़ुमरे में ले सकते हैं, कि मैंने 2 फार्म से मैं इंटर्नशिप करी। एक 1.5 लाख का ब्रीडर का फार्म था खानेवाल में पंजाब में, और एक था तकरीबन 5 लाख का बर्ड यहाँ पे कराची घरों में। तो अब दोनों बर्ड्स की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा मेरा एक दोस्त फैज़ है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत करीब से जानते हैं। तो फैज़ ने भी एक फार्म पर इंटर्नशिप करी है, और वो था बेसिकली टंडोवाला यार में, एक टंडोजाम में एक टंडोवाला यार में इस तरह के फार्म से। एक पे 1.5 लाख बर्ड था, एक पे भी शायद 1.5-2 लाख ब्रीडर्स, इस तरह कुछ हिसाब किताब था। खैर वीडियो का थोड़ा इंट्रो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं तो कट टू शॉर्ट करूँ तो भाई उस तरीके से मैं आपको एक मॉडल शेयर कर दूंगा कि मैंने वहाँ पे क्या सीखा, किस तरीके से लर्निंग हो रही थी, किस तरह उसका स्ट्रक्चर था, क्या मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स में डिफरेंस था, और किस तरीके से वो इतने अच्छे लेवल के ऊपर फार्म को रन कर रहे थे। तो ये एक पूरा सीजन हो गया। तो इसके 4 पार्ट्स होंगे इस वीडियो के टोटल। आप लोग बोलेंगे वैसे रिकॉर्ड होंगे, इस तरह बोलेंगे, इस तरह फार्म पे बैठ के बोलेंगे, फार्म पे यानी कि मेरी अपनी जगह के ऊपर। यहाँ पर ये है कि शोरवुड नहीं होगा, ज़रा नॉइस कैंसिलेशन अच्छी हो जाएगी, माइक बंदा लगा के अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है, और डेमोस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी। तो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा हो जाएगा। खैर, ये 2 मिनट का कंप्लीट वीडियो का इंट्रो ही हो गया। अब पॉइंट पर आते हैं। अब क्या चीज़ है भाई, अब ये चीज़ है कि मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ स्क्रीन पे। पहले फार्म का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर फार्म के प्रोटोकॉल्स दिखाऊंगा। वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हो जाएगी, शायद ये आधे घंटे पे चले जाए या पौन घंटे पे चले जाए। मेरे ख्याल से आधे घंटे में इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन रीज़न सारा ये है कि जब आप लोग छोड़ के हटेंगे ना वीडियो, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में यार अगले ने अगर अपना 1 महीना आधे घंटे में समराइज़ किया है तो कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो आपको एडवांटेज मिलेगा। कि 1 महीने की नॉलेज में इसको 5 मिनट में ख़त्म नहीं करना चाह रहा, मैं शॉर्ट बना देता, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहता। लेकिन मैंने इसको डिटेल में बनाने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। खैर, अब आते हैं ज़रा स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ें जो ज़रा तरीके से दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से बात करते हैं। अच्छा भाई, स्क्रीन के ऊपर सीन सारा ये है कि अभी जो बनाया हुआ है ना, हाँ अभी जो बनाया हुआ है वो बेसिकली फार्म का वो बनाया हुआ है, एक बेसिक नक्शा बनाया हुआ है किस तरीके से फार्म बनते हैं। और ये जो हमारा घरों वाला फार्म था उसका और ये उसका मिला जुलो के एक मैंने कॉम्बिनेशन बनाया कि आपके लिए इजी हो जाए। कमाल की बात है, दोनों को हम कैच नहीं कर पा रहे, दोनों से थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा भाई, मैं आपको बताऊं तो देखें ये एक पूरा फार्म का बाउंड्री है। मैंने काफ़ी टाइम से ना पीपीटीज बनाई नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कैनवा पे डिज़ाइन कर लिया, इजीली बन गया। तो भाई सीन सारा ये है कि ये एक फार्म की एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ से आप फार्म में एंटर हो गए। ये जो है ना बेसिकली एक पाथवे है जो फार्म में अंदर जाने का है। उसके बिल्कुल साइड पे यानी कि फार्म पे एंटर होते ही उल्टे हाथ के ऊपर जो है ना वो वर्कर कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। यहाँ पे बेसिकली जो वर्कर्स हैं वो रहते हैं, यहाँ पे जो ऑफिस होता है वो होता है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसके सीधे हाथ के ऊपर एग स्टोरेज होती है, जहाँ जैसे बात है ब्रीडर है या लेयर है जो भी है उसके हिसाब से उसका अंडा यहाँ पे स्टोर होगा। सेकंड, इसके बिल्कुल साथ ही एक फीड का भी स्टोर रूम बना हुआ होता है। तो इन दोनों की जो विंडोज़ होती हैं आपको ज़रा बाद में समझाता हूँ।
तो बेसिकली इस तरीके से एक अच्छा फार्म डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसमें, क्योंकि बेसिकली बायो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, क्या है किस तरीके से, वो तो हम आगे जाके डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन अभी मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें समझा के इसको आगे लेके चल रहा था। तो भाई कहानी ये है कि समझ लें कि हम जैसे सपोज़ करते हैं कि, एक मिनट, सही है, जैसे कि वर्कर कॉलोनी है, ठीक है। अब वर्कर कॉलोनी ने आपको बता दिया, अब जो भी लेबर आएगी ना, वो आते ही कुछ दिन के लिए क्वारंटीन होगी। भले हम वर्कर हों, यानी कि हम एज अ डॉक्टर गए थे, लेकिन खैर मैं या डॉक्टर या कोई भी वर्कर हो, उसको एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए क्वारंटीन होना है, ठीक है। 2 से 3 दिन हो सकते हैं। हम एक फार्म पे गए, वहाँ पे 2 दिन थे, एक फार्म पे गए, वहाँ पे 3 दिन थे, सबके अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो नॉर्मली वर्कर कॉलोनी से थोड़ी सी दूर एक जगह होती है, वहाँ पे जो है इनको क्या कहते हैं, रोका जाता है। वहाँ पे तो ना बेसिकली क्वारंटीन किया जाता है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद, एक मिनट यार, ये तंग क्यों कर रहा है मुझे, हटो यार, ओहो, अभी सही है, अभी सही है, ठीक है, ओके, सॉरी यार। अच्छा जी भाई, अब ये वर्कर कॉलोनी वाला हिसाब किताब हो गया। इसके बाद जो है वर्कर कॉलोनी जो है, जब भी वो शेड एरिया में जाएगी, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे ये 4 शेड हैं, ये एक बाउंड्री बनी हुई है, इन सब के अंदर बेसिकली शेड एरिया होता है। और इसका क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो वर्कर है वो जब भी जाएगा ना, वो बेसिकली यहाँ से लेगा पहले शावर, अपना यूनिफॉर्म चेंज करेगा, उसके बाद वो इस एंट्रेंस से एंटर होगा, और फिर उसके बाद वो फार्म के अंदर काम करने के लिए रेडी होगा, ठीक है। फार्म में जाने का कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि फार्म में आप यहाँ से चले जाओ या आप यहाँ से चले जाओ, नहीं, फार्म में जाने का खाली एक ही रास्ता है, और वो है ये जो शावर रूम है ना, ये होता है वर्कर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ काम करते हैं ना, एक आइडिया अच्छा आया, ये मेरे ध्यान में थोड़ी देर से आ गया, पर खैर अभी सही है। अच्छा, ये जो है ना, ये बेसिकली अगर चूज़े की गाड़ी आ रही होती है या फिर डायरेक्ट बट पिक करना होता है, तो अभी यहाँ पर भी एक गेट होता है फार्म के अंदर, जो ना वर्कर कॉलोनी इनके बिल्कुल शेड के एंटर होने से पहले एक गेट होता है यहाँ पे। लेकिन उसका रीज़न क्या होता है उसका, कि वो जब खुलता है जब कोई गाड़ी शाड़ी आ रही हो या कोई इस तरह की चीज़ आ रही हो जिसके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ नॉर्मली वर्कर जाते हैं, और फीड वगैरह के लिए जो रास्ता है वो ये वाला है। खैर मैं आपको ये बता दिया। अब इस शेड के अंदर जो है ना, एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, उसमें लेबर अलाउ है, उसके अलावा अलाउ नहीं है। और वैसे तो 24 घंटे शेड में किसी न किसी की ड्यूटी होगी, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं वो सुबह से लेकर शाम तक के होते हैं। उसके बाद रात में नहीं अलाउ होता, क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ खुदा ना करे किसी ने कोई आग वाग लगा दी, कुछ भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स की वजह से ये लोग अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर अब शावर रूम जो है ना, यहाँ से होकर आपको जाना है। अच्छा, ये खाली वर्कर्स के लिए नहीं है शावर रूम, हम डॉक्टर्स थे वहाँ पे, और हम भी वहाँ पे जब जाने से पहले हमें शावर रूम से होने जाना पड़ता था। जो वहाँ के हेड्स थे वो भी, और यहाँ तक कि एक फार्म पे मैं मौजूद था, मैं उसका नाम अगेन नहीं लूँगा कौन सा था, वहाँ पे उस फार्म के ऑनर का बेटा आया। जिस दिन हम लोग वहाँ पे थे, ऑनर का बेटा आया, बेसिकली विजिट्स के ऊपर था, और उसने आते ही जब देखा ना, क्या कहते हैं, वो भी यूनिफॉर्म चेंज करके शावर लेके फिर शेड एरिया में एंटर हुआ। तो प्रोटोकॉल्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तरीके से कोई भी डिजीज़ जो ना यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र ना हो सके। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा दी शावर रूम से होके। उसके अलावा ये शेड एरिया है। अच्छा, ये जो पूरी की पूरी जो आपको बाउंड्री दिख रही है ना, यहाँ पर वर्कर्स, डॉक्टर्स, जो भी फार्म के मुलाजमीन हैं वो यहीं पे रहेंगे, और वो यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा वो बाहर जा ही नहीं सकते। महीने में 4 छुट्टियाँ अलाउ हैं। आप एक ही दफ़ा जाओ बाहर, उसके बाद क्वारंटीन करके फिर वापसी आओ। ऐसा नहीं है कि शेड एरिया में एंटर होने से पहले शावर लेना है। आप जब फार्म के अंदर आ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल जब हम गए तो हमने आते ही एंटर से हम एंटर हुए, उल्टा तो ऑफिस आते ही हमने शावर लिया, यूनिफॉर्म चेंज किया। उसके बाद अगले समझ लें कि महीना पूरा हम उसी यूनिफॉर्म में रहे। बस ये होता था कि जब हम अपने क्या कहते हैं कॉलोनी से निकल के, डॉक्टर्स की कॉलोनी, वर्कर कॉलोनी साथ साथ ही होती है ऑलमोस्ट, अपनी कॉलोनी से निकल के जब हम शावर रूम में जाते थे, तो अपना यूनिफॉर्म पहले से हमारा एक अवेलेबल होता था, जिसकी आपको पिक्चर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देख लें, जो हमने पहन के जाना होता था इन शेड एरियाज़ के अंदर। उसके बाद जब हम वापसी आते थे तो एक अलग से एक और यूनिफॉर्म प्रेस होकर रखा होता था, जो हमने पहनना था इस क्या कहते हैं कॉलोनी वाले एरिया के अंदर। यानी कि बेसिकली दोनों तरफ के यूनिफॉर्म से दोनों हमेशा सुबह और शाम प्रेस होकर मिलते थे, वॉश हुए हुए। लेकिन ये था कि दोनों डिफरेंट यूनिफॉर्म्स थे, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो आपको दिख रहे हैं शेड्स, यहाँ से आती थी फीड। अच्छा, फीड जो होती थी ना, वो इस पास से नहीं आती थी, वो आती थी ट्रांसपोर्टेशन विंडो। बेसिकली हर फार्म के अंदर, मैं पिक्चर आपको शेयर कर देता हूँ, विंडोज़ होती हैं जहाँ से अंडा आता जाता है और फीड आती जाती है। वहाँ पे गेट्स नहीं होते। गेट जो है फार्म का, वो एक एंट्रेंस ये है बस, यहीं से गाड़ी आएगी, यहीं से बंदा आएगा, यहाँ पे कुछ होगा। कोई भी गाड़ी यहाँ पे एंटर नहीं होगी जब तक वो बेसिकली क्या कहते हैं फार्म की रिक्वायरमेंट ना हो बेसिक। अदरवाइज़ जो है ना, उसको वो नॉर्मली मनाही करके रखते हैं, वो अलाउ ही नहीं करते। तो ये एक मोटी सी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाऊँ और बताऊँ कि किस तरीके से ये काम करता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसपोर्टेशन विंडोज़ जो होती हैं, यहाँ से
फीड आएगी, मैं आपको विंडो की पिक्चर शेयर कर देता हूँ कि विंडो के थ्रू फीड आएगी, विंडो के थ्रू फीड जाए वो अंडा जाएगा, ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये कि जो फीड है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी इस शेड के अंदर, यानी कि वर्कर जो है वो यहाँ से शावर लेके अंदर आएगा, उसके बाद वो इधर आएगा, फिर यहाँ से वो फीड पिक करेगा, फीड पिक करने के बाद वो एक एक शेड में फीड डालता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली एक अच्छा फार्म डिज़ाइन होता है जिसके जो बायो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मैक्सिमम फॉलो होते हैं। और हम जब यहाँ पर आए तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जो 6-6 7-7 महीने से बाहर नहीं गए। मैं वर्कर लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर्स लेवल की बात कर रहा हूँ कि वो उन सबको भी यहीं पर ही रिस्ट्रिक्ट होना था। बस उनका ये था कि उनके हर महीने की 4 छुट्टियाँ जमा हो रही थी, वो इकट्ठा घर जाके उसको छुट्टियाँ अवेल कर सकते थे। तो ये एक बेसिक सा मैं सोचा था कि जल्द से जल्द आपको स्ट्रक्चर समझा दूँगा ताकि 20-25 मिनट में ये वीडियो एंड हो सके और आपको समझ में आ सके किस तरीके से बेसिकली जो फार्म की है जो वर्किंग है वो चलती है और किस तरीके से इस पर काम किया जाता है। खैर ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं कि फार्म अंदर से कैसा था। तो भाई ये होता है बेसिकली एक कंट्रोल शेड, ठीक है। ये बेसिकली कंट्रोल शेड है। बनता किस तरीके से मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। भाई ये बनता इस तरीके से कि इसके एक एंड पे आप देखो तो फैंस लगे हुए होते हैं, एक एंड पे इसके कूलिंग पैड्स लगे हुए होते हैं। कूलिंग पैड्स यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से शेड पे जा रहे हो, उस हिसाब से कूलिंग पैड्स जो होते हैं ना वो डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम जिस शेड पर थे उस पर भी साइड पे कूलिंग पैड भी थे, यहाँ पर भी कूलिंग पैड्स थे। अब बीच में जो होता है वो बड्स होते हैं और उसके इस एंड के ऊपर फैंस होते हैं। जिस तरह आपने एयर कूलर देखा होगा, एयर कूलर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक मिनट रुकेगा। हाँ, एयर कूलर के अंदर बेसिकली क्या होता है, एयर कूलर के अंदर आपने देखा होगा एक तरफ पैड्स होते हैं, एक तरफ फ़ैन होता है और उसके जो बीच का हिसाब किताब होता है ना, जो एयर कूलर के अंदर की जगह होती है, एयर कूलर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, मैं पिक्चर अगेन शेयर कर देता हूँ, उसका जो अंदर का हिसाब होता है समझ लें कि वो कंट्रोल शेड होता है। तो इस तरीके से कंट्रोल शेड को डिज़ाइन किया जाता है कि एक तरफ पैड लगा दिए, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, एक तरफ पैड्स हैं और एक तरफ जो है वो फैंस हैं। फ़ैन जो है वो उसको एग्जॉस्ट करेंगे इस पैड से। जब इस पैड से सारी हवा की निकल के इस एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगी तो वो बेसिकली मॉइस्चर होकर हवा निकलेगी। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पैड्स हैं इस पर मुसलसल पानी चल रहा होता है। तो पानी लगने की वजह से मैं जल्द से जल्द समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने कंट्रोल शेड की फॉर्मेशन नहीं समझानी, मैंने बेसिकली आपको फार्म के प्रोटोकॉल्स और सब चीज़ें समझानी है। तो उसको हम जल्द से जल्द एंड करने वाली गेम करेंगे। तो देखें यहाँ पे जैसे कि पानी गिर रहा है मुसलसल, अब जब हवा है ना वो यहाँ से एंटर होगी। आप देख रहे हो रेड लाइन जो बन रही है, यहाँ से बेसिकली हवा एंटर हुई। अब बाहर हवा गर्म है, मॉइस्चर उसमें कम है, लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाएगी तो बेसिकली उसके अंदर जो है क्या हो जाएगा, हवा के अंदर पानी ऐड हो जाएगा, हवा ठंडी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो फार्म की सारी हवा है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो फैंस होते हैं ये बेसिकली एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। तो फार्म में मुसलसल एक तेज़ हवा होती है, एक प्रेशर महसूस होता रहता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। जैसे कि मैं एक फार्म पर था, वहाँ पे बाहर का टेम्परेचर उस दिन था 34 के करीब, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जबकि इनर शेड का टेम्परेचर 27 था। तो अच्छा खासा तकरीबन 7 से 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री समटाइम आराम से अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। डिपेंड करता है हवा में मॉइस्चर कितना है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कम करेगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करके दे सकता है आपको ये। खैर इस पर हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, अभी डिटेल में बात करना मुनासिब नहीं है, यानी कि लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा ही। अच्छा, इस फार्म के बिल्कुल साथ आप देख रहे हो ये 2 किस्म की टैंकीज़ लगी हुई हैं। ये टैंकी नहीं है, ये साइलोज़ हैं। इसके अंदर जो है फीड आके स्टोर होती है, यानी कि फार्म के बिल्कुल साथ एक छोटा सा रूम होता है, वहाँ पर फीड को डंप किया जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली साइलोज़ में भर जाती है। उसके बाद ये आती है शेड में। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना, वो लेयर फार्म डिस्कस कर रहा था। तो समझ लें कि सेम इस तरीके का एक लेयर का शेड था जहाँ पे हम लोग थे और सिचुएशन सारी ये थी वहाँ पे कि जो बर्ड है मैं आपको ज़रा दिखा सकूँ तो इस तरीके का एक शेड था, ठीक है। ये फुली ऑटोमेटिक, फुली कंट्रोल शेड हम इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि अंडा जो है वो बेल्ट के थ्रू शेड से बाहर जाता है और इस शेड से निकल के स्टोर रूम में जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जगह बनी हुई है, तो ये शेड जो बने हुए हैं यहाँ से हर शेड का जो एक पाइप है ना वो निकल के स्टोर रूम में आ रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली अंडा कन्वेयर बेल्ट पे चलता आने के बाद यहाँ से आके निकल जाता है। तो वो डायरेक्टली स्टोर रूम में जा रहा होता है। मैं आगे कुछ वीडियोज़ आपको ऐड करके दिखा दूँगा, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा ये जो फीडिंग होती है ये भी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो रही होती है। यहाँ पर कैसे होती है वो भी आपको ज़रा समझाते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ की सफाई है वो भी ऑटोमेटिक होती है। तो इस तरीके से बेसिकली ये शेड्स डिज़ाइन थे। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 99% ये तरह की सिमिलैरिटीज़ थी। बस यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा, वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम थी, क्योंकि बर्ड को लाइटिंग भी कम दी जाती है। खैर ये पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड करी हुई है, उस फार्म की नहीं है। यहाँ पे जो ब्राउन बर्ड है वहाँ पे ब्लैक था, वाइट था सॉरी। अच्छा भाई, ये होता है एक फार्म की पिक्चर जिसकी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो आपको दिख रही है ना, ये फीडिंग ट्रॉलीज़ है। इसके अंदर आगे ऑटोमेटिकली फीड डलेगी और जब फीड इसके अंदर डल जाएगी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारे केजेस के अंदर डालती भी जाएगी। मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, आपको ज़रा दिखाते हैं। बल्कि काम करते हैं ना, एक वीडियो दिखा देते हैं आपको, कौन से फार्म की हमें नहीं पता पर आपको दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे पास है, यहाँ पर है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, कहाँ गई, ये रही फीडिंग की, देखें। आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि हम अच्छा जी, ये देखें भाई,
ये बेसिकली शेड है और ये जो ट्रॉलीज आपको दिख रही है ना साइड पे जो बनी हुई है, ये जो है इसका काम क्या है, ये आपको बेसिकली फीड डालती हुई जाएंगी। कैसे डालती हुई जाएंगी ज़रा आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस फीड ट्रॉली के अंदर जो है ना फीड भरी हुई है, ठीक है। अब ये हर खाने की नाली के अंदर फीड डालती हुई जा रही है, देख रहे हो, हर उसके अंदर जो है ना फीड भरी हुई है और ये चलते चलते जा रही है। फॉर एग्जाम्पल शेड की लेंथ अगर 400 फीट है, आपको ज़रा करीब से कुछ दिखाता हूँ और दिखाता हूँ। ये कौन से शेड की किसी को नहीं पता और हमने बड़ी मुश्किल से एक जगह से रिकॉर्ड करके लेकर आए। तो खैर जैसे कि अब ये देख रहे हो ना अभी आप, तो यहाँ पर जो है ये इसके अंदर फीड डालती हुई जा रही है ट्रॉली फीड की नालियों के अंदर, ठीक है। और बर्ड जो है वो इसको ईजिली खा लेगा। इसमें बेसिक साइज़ के ग्रेडर्स लगे हुए होते हैं जिनका पर्पस ये होता है कि हर बर्ड को इक्वल फीड मिले। फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़रा समझाऊं कि ऐसा नहीं है कि फीड का जो पहाड़ है वो यूं बना हुआ होगा, नहीं, फीड बिल्कुल इक्वली बैलेंस होकर चलेगी, क्योंकि ताकि जो ना हर बर्ड को अच्छे से फीड मिले। उसके अलावा ये चलते कितने लंबे हैं आपको ज़रा बताऊँ, ये 400 फीट तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेड के एक कॉर्नर से इन्होंने फीड भरी और शेड की लेंथ है 400 फीट, 500 फीट, 600 फीट, खैर 400 फीट होती है नॉर्मली, 350-400 फीट होती है, इससे ऊपर होती नहीं है। फिर डबल शेड लगाना पड़ता है क्योंकि वेंटिलेशन की भी कैलकुलेशन होती है। तो उस हिसाब से ये हर उसके ऊपर कोने के ऊपर ऑटोमेटिकली फीड डालता हुआ जाएगा। ये मैं जिस शेड की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस शेड में तकरीबन 1,20,000 के करीब बर्ड था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और 1,20,000 बर्ड के अंदर आप देखें तो समझ लें, 1 मिनट उसको बंद कर देते हैं। 1,20,000 बर्ड को फीड डालने में कितनी देर लगती होगी? मैक्स टू मैक्स 25 से मिनट से आधा घंटा, ठीक है। वो भी ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ एक कैलकुलेशन डाल दी पैनल के अंदर कि भाई फीड चला दो, वो ऑटोमेटिकली फीड चला के डाल के वापसी आ जाएगा। हर शेड के अंदर जहाँ पे कम पड़ेगी वहाँ पे एक्स्ट्रा डाल देगा। तो ये सारा का सारा काम हो रहा है आधे घंटे में। और यहीं पर 1,20,000 बर्ड्स को आप फीड डालने लगा मैनुअली, तो पहली बात फीड का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, फीड बहुत ज़्यादा ज़मीन पे गिरेगी, ज़ाया जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि फीड जो है वो उस हिसाब से इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी, फीड कहीं पे ज़्यादा डली होगी, कहीं पे कम डली होगी। तीसरी चीज़ ये कि लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी। और इस जगह को फीड डालने में कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 घंटे तो कहीं नहीं, 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो वो सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली बेहतर एफिशिएंसी के साथ हो रहा है। तो अब समझ में आया कि वहाँ की वीडियोस हमें क्यों अपलोड नहीं करी। कहीं ऐसे बातें, कारोबार का दूसरा नाम होता है रास, ठीक है। कारोबार का दूसरा नाम क्या होता है? राज। ये बात आप लोग याद रखेगा, जो लोग नए कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस के अंदर आना चाह रहे हैं, कि उसका नाम होता है आपने सीक्रेट्स रखने होते हैं। और हम अपनी जगह के सीक्रेट्स शेयर कर देते हैं सारे जितने भी होते हैं, क्योंकि एक छोटा सेटअप है और आप लोगों के लिए हेल्प हो सके, यहाँ तक कि अपना लॉस भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, पर इन जनरल आप देखेंगे फैज़ और मेरे अलावा कौन है जो अपना लॉस शेयर करता हो? कोई भी नहीं करता। हम क्यों शेयर करते हैं? ताकि भाई आप लोगों को आइडिया हो सके, आप लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें, आपको प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों पता हो कि काम की क्या है। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, ये हमारे आपकी तरफ से फेवर है। और उसके चक्कर में मैं यहाँ पर सोच रहा था कि यार इस फार्म से लाख गुना अच्छा मेरा अपना सेटअप है, क्योंकि मैं यहाँ की एक एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ। मैं मेडिसिन के नाम, मेडिसिन की फॉर्मुलेशन, मेडिसिन की कॉस्ट, मेडिसिन मैंने कहाँ से परचेज़ करी, कब मैंने यूज़ करी, कौन सी बीमारी आई, सब चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। पर ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पीछे पूरी लेगेसी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर ये उनका अपना हिसाब है, मेरा अपना हिसाब ये है कि हम शेयर कर दे सकें। और अल्लाह ने अगर चाहा कि हमारा इतना बड़ा सेटअप हुआ तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको शेयर करके दिखाएंगे। अल्लाह ने चाहा सब चीज़ें बेहतर रहीं तो। खैर भाई, अब बात कर लेते हैं अंडे की। तो भाई मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कहते हैं, अंडा एक स्लाइड होता हुआ आएगा और स्लाइड होने के बाद जो है अंडा वो ऑटोमेटिकली केज से निकल के बाहर आ जाता है। काम करते हैं ना, बल्कि अंडे वाली वीडियो मैं आपको यूट्यूब से निकाल के दिखा देता हूँ, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। जब इंटरनेट है हमारे पास तो हमें क्या टेंशन है। अच्छा भाई, इस तरह की एक बेल्ट लगी हुई होती है, अगर आप इसमें देखो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और बेल्ट लगने के बाद जो है ना, यहाँ से ऑटोमेटिकली एक एक अंडा जो है ना वो जाता है, फिर उसके बाद ट्रे में आता है, ट्रे से निकलने के बाद ये हाथ के आप इसमें से पिक कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरह की मशीन होती है। खैर हम जिस फार्म पर थे वहाँ पे कन्वेयर लगा हुआ था और अंडा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता था दूसरे शेड के अंदर। जैसे कि आपको बताऊँ, जैसे कि ये वाला शेड है, कहाँ गया, इस तरह की कन्वेयर लगी हुई थी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडा आता था और यहाँ से आने के बाद वहाँ चला जाता था। अगेन भाई, हर एक चीज़ की वीडियो मेरे पास मौजूद है, पर स्टिल आपके भाई के हाथ बंदे में अपलोड नहीं कर सकते और कोई कीड़ा भी नहीं है फालतू में अपलोड करके सर दर्द ले रहे हैं, उससे बेहतर है कि आपको अलग से समझा दें। तो ये अंडे का हिसाब किताब हो गया। उसके अलावा क्लीनिंग पे बात करते हैं, ज़रा रुके भाई। क्लीनिंग कैसे होती थी? क्लीनिंग की वीडियो मैंने अलग से निकाल के रखी हुई है। क्लीनिंग की वीडियो ये है कि भाई इस केजेस के नीचे एक बेल्ट होती थी और बेल्ट जो होती है यहाँ से ऑटोमेटिकली जितना भी कचरा है ना वो पूरे केज का, यानी कि 400 फीट का एक केज की लेंथ है अगर, तो तकरीबन ऐसे कितने फ्लोर बन गए, 4 फ्लोर है। तो 4 फ्लोर का जो ऑटोमेटिकली गंद है ना वो बेल्ट के थ्रू खिसकता हुआ यहाँ पर आता था। यहाँ पर बेसिकली क्या लगे होते थे? रोलर लगे होते, तो वो कचरा यहाँ गिरता था, यहाँ से वो इसमें नीचे गिरता था, यहाँ से निकल के ऑटोमेटिकली शेड से बाहर। अगेन वो वीडियोस भी मौजूद हैं भाई, लेकिन सॉरी यार, एडजस्ट करें आप भी और हम भी। तो वहाँ से वो सब चीज़ें निकल के बाहर हो जाती है। जैसे कि ये वाला केज देख रहे हो ना आप, यहाँ पे देखें अंडा जो है वो ऑटोमेटिकली इधर आ रहा है और आने के बाद इस बेल्ट से आगे जाएगा, आगे जाने के बाद वो दूसरे शेड में जहाँ उसकी प्रोडक्शन कलेक्शन करनी होगी वहाँ पर वो पिक हो जाता है। खैर ये कुछ मोटी सी चीज़ें थी जो मैंने अपनी
कोशिश करके कि सामने वाले की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, पता नहीं क्या प्राइवेसी, खैर जो भी उनके अपना हिसाब किताब है, अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें कुछ टाइम दिया। और बताऊँ मैं आपको मेनली ये जितनी भी इंटर्नशिप थी ना ये पेड थी, ऐसा नहीं था कि हमने महीना खाली जाके टाइम ज़ाया करा। हमें अच्छा खाना मिला उनकी तरफ से, हमें उनकी तरफ से क्या कहते हैं सैलरी भी मिली, और उसके अलावा एक अच्छी रिहाइश मिली, पर्सनली अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इस वजह से भाई मैं उनके प्रोटोकॉल्स ब्रीच नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, मैं रिटर्न उनके साथ ये करूँ कि मैं उनकी वीडियोज़ लीक करूँ, ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो इसलिए जिस फार्म पे बंदा जाता है ना वहाँ पे कमिटमेंट करता है। तो उस हिसाब से दोनों चीज़ों को लेके हम चलते हुए इन चीज़ों को बेहतर तरीके से ना डिसाइड करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़, तो भाई इस तरीके से चीज़ों को मैनेज लेते हुए चले। खैर अब बहुत हो गई बारी, किस चीज़ की बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई फार्म के स्ट्रक्चर की, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लग गए। तो अब जो है वो भाई प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं कि फार्म की बेसिक मैनेजमेंट क्या थी, किस हिसाब से काम हो रहा था, क्या चीज़ हो रही थी। मेरे हिसाब से ये वीडियो ऑलमोस्ट पॉडकास्ट जैसे ही होने वाली है, तो जिसको भी देखनी हो एक दफ़ा टाइम निकाल के अच्छे से फुर्सत से देखे तो चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से उसको गाइडलाइन मिलेगी और चीज़ों को अच्छे तरीके से गाइड होगा। खैर क्योंकि देखें अपना 1 महीना जो है ना वो मैं पूरा का पूरा आपको इसमें दिखा रहा हूँ, तो 1 महीना जाहिर सी बात है 10 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है ना, 1 मिनट की पूरी जर्नी आप कोशिश करके मैक्सिमम चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी भाई, ये तो एक फार्म का प्रोटोकॉल, फार्म का हिसाब किताब, सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब जो पार्ट है वो है फार्म की मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ तो भाई जो बायोसिक्योरिटी थी वो इंतहा की थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि भाई किस हिसाब से इंसान जो है वो बाहर से आ ही नहीं सकता। या अच्छा ये जो पूरा पाथवे है, ये सारी जगह, इन सब पे डेली स्प्रे होते थे डिसइंफेक्टेंट के, सम टाइम बर्ड्स पे भी होते थे कि यहाँ की भी सफाई की जाती थी। और ये जो शेड्स दिख रहे हैं ना आपको, जो मैंने ये वाली चीज़ दिखाई थी आपको, ये वाली लाइन जो दिखाई थी, यहाँ पे डेली की क्लीनिंग होती थी फार्म्स के ऊपर, ताकि जो है ना बैक्टीरिया का कम से कम हो। तो जो बायोसिक्योरिटी थी ना वो इंतहा की थी। बायोसिक्योरिटी से मुराद क्या है कि लोगों की रिस्ट्रिक्शन थी, कोई विजिट करने आ नहीं सकता था। उसके अलावा कोई अगर आता था तो उसको स्पेसिफिक टाइम के लिए क्वारंटीन होना था, उसके बाद वो फार्म के अंदर एंटर होता था। उसके अलावा उसको शावर लेना फ़र्ज़ था। और एक फार्म के अंदर आपको बताऊँ तो जहाँ पे वर्कर शावर लेते थे, मैं नहीं, जहाँ वर्कर्स यानी कि हम तो डॉक्टर्स के साइड पे थे, लेकिन जो वर्कर्स थे ना उनके जहाँ पे वो शावर रूम में शावर लेते थे वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे। खैर वो कुछ ना कुछ पहन के, जैसे पतंजलि शॉर्ट्स वगैरह पहन के शावर में जाते थे, लेकिन वो ज़रूरी था कि ताकि उनको पता लग सके कि भाई एक एक बंदे ने शावर लिया या नहीं लिया। और वो जो कैमरे की रिकॉर्डिंग थी वो डायरेक्टली हेड ऑफिस में जाती थी, और वहाँ से वो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होते थे। खैर फार्म खुद भी देख रहा होता था, लेकिन उसके अलावा वो हेड ऑफिस में भी जाती थी। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स वो लोग फॉलो करते थे। तो बायोसिक्योरिटी इंतहा की, कोई बंदा बाहर का आ नहीं सकता, और कोई जंगली जानवर, कोई परिंदा नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लिए भी कुछ चीज़ें लगाई हुई थी। अब इतनी चीज़ें मैं डिफाइन नहीं कर सकता। उसके अलावा क्या कहते हैं, हर बंदा स्प्रे कर आएगा। उसके अलावा जो है हर चीज़ की डेली सफाई होनी थी। यानी कि मैं आपको ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे पॉसिबल है कि इतना फार्म साफ़ कैसे हो सकता है। मैं बोल के आपको वीडियो दिखाता हूँ ना एक, उसकी चलें तारीफ़ करनी है ना, तभी तो क्या पता हल्का फुल्का एडजस्टमेंट हो जाए। हाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही। अच्छा भाई ये अगर वीडियो आप देखोगे ना तो फ्लोर की, बल्कि ये वाली वीडियो नहीं, सॉरी ये वाली वीडियो, फीडिंग वाली वीडियो, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। हाँ अगर आप ये वाली वीडियो देखोगे ना तो फ्लोर देख लो कितना ज़्यादा साफ़ है, कितना ज़्यादा फ्लोर साफ़ है। ये इस तरह का रूटीन में रहता था, इतनी ज़्यादा सफाई रखी जाती थी। और यहाँ पे डेली का झाड़ू लगने के बाद, पोछा लगने के बाद वॉशिंग होती थी, तब जाके इतनी ज़्यादा सफाई रहती थी। अभी जिस टाइम पे मैं आया हूँ अभी सफाई हुई नहीं है, सफाई होने में थोड़ी देर थी। तो जाहिर सी बात है इस लाइन की फिर भी थोड़ी सी आप गंदगी शायद ज़मीन पर हल्की सी महसूस हो जाए, जैसे ब्लैक ब्लैक पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे फुल सफाई होती थी। ये 400 फीट की लाइन में अगर आप सोचोगे वो बंदा झाड़ू लगाने बैठे तो उसका क्या हाल होगा। तो सफाई का इंतहा का ख्याल था, जिस वजह से उनकी जो फार्म की जो लेवल था ना वो मेंटेन था, और फार्म की जो प्रोडक्शन थी ना बेहतर थी। मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो जो खाली सफाई और जैसे कि तीनों पॉइंट्स हम रखेंगे, बायोसिक्योरिटी, फार्म एंट्री एंड एक्सेस कंट्रोल, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, अगर खाली इन तीनों चीज़ों को भी काउंट करें ना भाई, तो ये पूरे फार्म के मैनेजमेंट का 50% था, जिससे ये फार्म इतने अच्छे से ग्रो हो रहा था और अच्छे अच्छे से इसका बेसिकली काम हो रहा था। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई जो बर्ड की स्टॉक की मैनेजमेंट थी ना वो बहुत अच्छे से होती थी। खैर इससे पहले डेड बर्ड के ऊपर काम करते हैं। जो भी बर्ड मरता था उसको दफनाने के लिए एक ख़ास किस्म का पिट, एक कुआं बनाया हुआ था, उसके अंदर उस फार्म को डालते थे। या तो उसकी बॉडी को जला देते थे, या उसकी बॉडी को ज़मीन में अच्छे से गाड़ के उसके ऊपर चूना डाल दिया करते थे, ताकि कोई जंगली जानवर उसकी पिक को, उसको बीमारी को पिक ना करे और उसके बाद वो आगे ना जाए। और अगर फार्म के अंदर ही उसको जानबूझ के डम कर रहे हैं, फार्म के बाहर नहीं बेच रहे कि गन, यानी कि बाहर से वो शिफ्ट ना हो सके, पता लगे एक फार्म से दूसरे फार्म पे ना जा सके, तो उसी के लिए वो लोग उसको ज़मीन में डाल के उस पर चूना डाल के लेयर लगा करते थे, या चदाब वदाब डाल दिया करते थे। डेली की मोर्टेलिटी की रूटीन थी कि जो बर्ड था ना वो इस तरीके से डिस्पोज करते थे। ऐसा नहीं था कि उठा के कचरे में फेंक दिया, कर सकते थे, मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसे बात है बर्ड के प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूँ कितने फॉलो हो रहे हैं। उसके अलावा बर्ड स्टॉक मैनेजमेंट डेंसिटी। देखिए अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं आपको पर्सनली बताऊं तो अभी जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो केज के अंदर जो फार्मिंग होती है वो मोस्टली जो होती है ना वो 80% है बर्ड्स की मैनेजमेंट की, ग्रेडिंग की।
पूरे फार्म के अंदर अगर एक फार्म के अंदर 1,20,000 बर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, अगर पूरे फार्म के अंदर 1,20,000 बर्ड्स मौजूद हैं तो इसकी जो है वो डेली की ग्रेडिंग होती थी। ग्रेडिंग क्या होती है, हर शेड की, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 4 रॉज लगी मैं सपोज करते हैं, इसके आपको दिखाऊँ 4 रॉज से मेरा क्या मुराद है, आपको ज़रा समझाते हैं। अगर देखें 1 2 3 4, ये डबल जो होती है ना, AB बोलते थे इसको, तो इसमें डबल केजेस होते थे। खैर, तो अगर ये 4 रॉज लगी हुई हैं तो हर एक रॉ की डेली की ग्रेडिंग होगी हर शेड की। जैसे कि एक शेड पे, एक जगह पे हम शेड पे गए वहाँ पे 12 शेड्स थे, एक जगह पे हम शेड्स पे गए वहाँ पे कितने शेड्स थे, तकरीबन 8 थे या 9 थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 6 थे, 6 या 7 थे। तो वहाँ पे डेली की एक लाइन की ग्रेडिंग होती थी। अब ये 4 फ्लोर हैं इसके ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 4 फ्लोर हैं, एक इसमें खैर 3 है, वैसे 4 होते थे, 1 2 3 के बाद ऊपर 4 होते थे, चौथा भी। अब इसमें से डेली एक एक बर्ड को चेक करना, ग्रेडिंग के ऊपर मैं स्पेसिफिक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा कि ग्रेडिंग किस तरीके से होती है, क्या चीज़ों का ख्याल किया जाता है। एक एक बर्ड को अच्छे से चेक करना, उसके बाद उसका बॉडी वेट चेक करना, उसके बाद उसके कलगी देखना कि छोटी है बड़ी है, कलगी से मुराद उसका ताज, और फिर उसके बाद उस हिसाब से बर्ड की सेपरेशन करना। क्योंकि ये केजेस जो होते हैं ना, यहाँ पर अगर एक बर्ड खाना ना खा पाए तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको बाकी बर्ड खाने नहीं देंगे, वो कमज़ोर होकर मर जाएगा। तो इसलिए उस बर्ड को जो फ़िलहाल कमज़ोर हो रहा है, जिसके पाँव में चोट लग गई है या फिर थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो उसको उठा के उसके बॉडी वेट के हिसाब से रखे जाएंगे। देखिए ये वाला शेड हो या वो जो उसका शेड है, क्या नाम है उसका, जो साबिर का ब्रीडर का शेड था जिसकी वीडियो इंशाल्लाह आएगी, वो वाला शेड हो, उन सब पे एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि फार्म के स्टैंडर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बहुत सारे लोग हैं, अब वो एक ही साथ चल रहे होते हैं, खैर मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन अब तरीकाकार क्या है कि उसने सारा बर्ड एक साथ ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। फार्म जो है वो बेसिकली इस तरह होगा कि उसमें 4 कैटेगरीज होंगी अगर वो रेयरिंग फेज़ के अंदर है। एक होगा स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड वेट जो फार्म का चार्ट मिलता है उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड वेट आ गया। उसके बाद उस बर्ड को एक कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर उसके बाद एक वेट आएगा अंडर वेट का, सॉरी एक आएगा सुपर, सॉरी एक आएगा एक स्टैंडर्ड आएगा, एक आएगा ओवर वेट। ओवर वेट को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, उसकी फ़ीट कम की जाएगी, उसके वाइटामिन्स वगैरह उसको इस हिसाब से दी जाएंगे कि वो और ओवर वेट ना हो। फिर एक कैटेगरी आएगी, उसमें आएगा अंडर वेट चूज़ा, वहाँ पे सारा अंडर वेट होगा। क्योंकि देखिए अगर एक जगह है ना जहाँ पे सारे ही कमज़ोर हैं, सबको खाना मिलेगा, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे सारे ताकतवर हैं और कमज़ोर चूज़ा नहीं, बाकी 2-3 कमज़ोर है तो उनको कभी भी खाने को नहीं मिलेगा, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें घुसने की, चूज़े मार मार के उनको साइड पे कर देते हैं। तो वो अंडरवेट जो मज़ीद अंडरवेट होकर मरने पे चला जाएगा। अच्छा खैर, एक हो गया अंडरवेट। उसके बाद एक आएगा सुपर अंडरवेट, जो बेचारा कुछ ज़्यादा ही दोनों परेशान चूज़ा है, जो अंडरवेट की कैटेगरी से भी नीचे आ रहा है, उसके लिए एक अलग पार्टीशन बनेगी। फिर उसके बाद एक आएगा कलिंग का, यानी तकरीबन 5 पोर्शन हो गए, वो होगा सीपी। सीपी के अंदर ये होता है, कलिंग पेन के अंदर जो चूज़ा ऐसा होता है जो मरने वाला है, इसकी हालत अजीब सी लग रही है, उसको शेड में नहीं छोड़ेंगे, उसको निकाल के अलग कर लेंगे। और सीपी जो होती है उसको डेली का डिस्कार्ड करना होता है। सीपी का मतलब डिस्कार्ड से मुराद ये है कि डेली की डेली उसको ना निकाल के बेसिकली या तो ये करेंगे, क्या करेंगे, या तो उसको हटा के वो कर देंगे, ज़ाया कर देंगे उस बर्ड को, या फिर उस बर्ड के साथ ये करेंगे कि उस बर्ड को बेसिकली शाम के अंदर या तो खुद ही मर जाएगा या फिर उसको ज़िबा करके फेंक देंगे एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। अगर वहाँ से बर्ड ने रिकवर हुआ तो वो सुपर अंडरवेट में जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने देखा 24 घंटे में रिकवर नहीं हो रहा तो उसको ज़िबा करके फेंक देंगे। क्योंकि ऐसे जो वो होते हैं ना चूज़े, वो बेसिकली बम होते हैं, वो इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि वो अपने अंदर ऐसी बीमारी लेकर आते हैं कि अगर उनमें आउटब्रेक होता है तो सब में फैल जाता है। तो ये उस फार्म की मैनेजमेंट होती है कि वो किस तरीके से उसको डिसाइड कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ 50% बायोसिक्योरिटी नहीं, 40% बायोसिक्योरिटी और 40% जो है वो बर्ड की जो मैनेजमेंट है ना, वो ये वाली यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है, जिससे जो है ना बर्ड को वो अच्छे से मैनेज करके लेके चल रहे होते हैं और बर्ड को वो अच्छे से लेके चल रहे होते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि बर्ड जो है वो हमेशा उस बर्ड के साथ होना चाहिए जहाँ पे वो कॉम्पीट कर सके। अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे वो कॉम्पीट ही कर नहीं पा रहा तो वो ऑटोमेटिकली मोर्टेलिटी की तरफ जाएगा। और यही वजह थी कि एक शेड के अंदर जहाँ पे आपको बता रहा हूँ 1,25,000 बर्ड था, यहाँ पे डेली की मोर्टेलिटी 4 से 5 थी बस। 4-5 कुछ बड़ा नंबर नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं ना, ये इनिशियल थी। मैक्स टू मैक्स कितनी जाएगी, 20-30 जाएगी जब बर्ड थोड़ा बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन 1.5 लाख बर्ड के पास जब मोर्टेलिटी 20-30 है तो यकीन करें कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं सोचा कि आपको समझाऊँ, बताऊँ बेहतर तरीके से, आपको अच्छी तरीके से गाइड हो सके। तो ये बेसिकली उसका क्या हो गया, ग्रेडिंग हो गई। उसके अलावा वाइटामिन्स जो थे ना भाई, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फार्म के अंदर। तकरीबन जो है वो, बस वीडियो को हम जल्दी से एंड करते हैं, आधा घंटा हमारा पूरा होने वाला है, मैंने आधा घंटा प्लान किया था तो हम इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। वाइटामिन्स जो हैं, वाइटामिन्स डेली यूज़ होते थे, सम टाइम 12-12 दिन यूज़ होते थे। मैंने देखा था वाइटामिन 4-5 दिन चलते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे। 2-3 दिन का रेस्ट होता था, उसके बाद फिर 10-12 दिन यूज़ होते थे। वैक्सीनेशन का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूटीन। उसके अलावा बर्ड्स की मैच्योरिटी को डिपेंड करते हैं। बर्ड्स की मैच्योरिटी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, इस वाले ब्लॉग में उसको रहने देते हैं। लाइट मैनेजमेंट और स्ट्रेस भी हम इन तीनों को इस ब्लॉग में रहने देते हैं। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। जो अगला ब्लॉग आएगा ना साबिर का ब्रीडर फार्म वाला,
वहाँ पर इन तीनों चीज़ों को इंशाल्लाह अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें बता सकूँ, लेकिन पता है क्या, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे पता है कि मसला बन जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो उसको मज़ीद बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगली वीडियो कहाँ जाते हैं, इसी तरह चाहते हैं कि बेहतर तरीके से पीपीटी मिल के आपको, यानी कि आपको डिस्प्ले भी मिलता रहे साथ-साथ, या आप इस तरह चाहते हैं कि यार खाली आपने बैठ के समझाना है, डिस्कशन करनी है, जैसे आप चाहेंगे वैसे होगी। और मेरे हिसाब से अगली वीडियो जो होगी ना, वो शायद फैज़ के साथ हो। फैज़ अगर फ्री हो गया, फैज़ वैसे कराची आ जाएगा, तो फैज़ के साथ अगर चीज़ें बेहतर तरीके से डिस्कस हो गई तो फिर फैज़ के साथ बैठ के उन वीडियोज़ को डिस्कस करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दूँ कि भाई आपको व्लॉग्स कहाँ मिलेंगे। वो व्लॉग्स मिलेंगे आपको कोर्स के अंदर, जो हमारा कोर्स है वहाँ पर आपको मिलेंगे। उसमें बड़ा लिखा हुआ है मेरा नंबर उसके ऊपर लगा हुआ है, ताकि कोई भी उनको री-अपलोड ना कर सके यूट्यूब के ऊपर। अगर कोई अपलोड करेगा तो फ़ौरन हम उसको स्ट्राइक भेज देंगे। तो इसलिए उसका नंबर मैंने जानबूझ के लगाया हुआ है अपना। तो ये है कि आप वहाँ पे सारे व्लॉग्स देख सकते हो, दोनों फार्म्स के, वो आपको इंशाल्लाह डिटेल में मिलते रहेंगे। मैं एक शॉर्ट भी अपलोड करूँगा फिर अगली जो वीडियो है उसमें भी आपको पता लगा दूँगा कैसे आपने देखने हैं। तो जिन लोगों ने कोर्स बाय करा हुआ है ऑलरेडी जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए फ्री है। जिन लोगों ने नहीं बाय किया वो उनको मजबूरन करना पड़ेगा, कि मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पे यूट्यूब पर उनको अपलोड नहीं कर सकता, जबकि वो पूरे रिकॉर्ड यूट्यूब के हिसाब से हुए। मैं तो खैर भाई वीडियो को एंड कर देता। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।